ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, जिसको आप लोग जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, SHM। ठीक है, SHM। और यही चैप्टर, ये जो चैप्टर है, यही चैप्टर आपके एनसीईआरटी में है, ऑसिलेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका इंपॉर्टेंस इस बात से ही समझिए कि डबल स्टार, ठीक है, डबल स्टार के बाद इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा। इसको समझ डाला तो 12th झिंगा लाला। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो वो ऐसा घाव बन जाएगा कि 12th के बाद भी रिसेगा। ठीक है, इसलिए खास करके इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, इसको बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में अच्छे से। इसके लिए समय नहीं देखेंगे, पूरा मेहनत करेंगे इस पर, समझ गए। और जिनका थोड़ा सा मैथमेटिक्स ठीक होगा उनको बहुत मजा आएगा, और जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होगा उनको और मजा आएगा, और जिनका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होगा उनके साथ थोड़ी सी समस्या आएगी, खासकर ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये दो को आप यदि बेहतर कर लेंगे अपने 9th लेवल का तो कहानी ठीक हो जाएगी। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड जो जो हम बोले हैं आपको कि यदि SHM आपका बेहतर है तो इससे रिलेटेड होगा वेव मोशन। ठीक है, इसी से फिर रिलेटेड होगा साउंड मोशन, और उसी से फिर रिलेट करेगा कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर उससे रिलेट करेगा अल्टरनेटिव करंट। ठीक, उससे फिर रिलेट करेगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, फिर रिलेट करेगा वेव ऑप्टिक्स। ये सारे चैप्टर्स कनेक्टेड होंगे इससे, ये सारे चैप्टर इससे कनेक्टेड हैं। ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 4 नंबर, 5, 6 सब कनेक्टेड है इससे। कोई ज्यादा है कोई कम है, लेकिन सारे चैप्टर्स कनेक्टेड हैं। तो आप सोचिए कि इसके, ये चैप्टर के पढ़ने से ये सारे चैप्टर्स आपके अच्छे हो जाएंगे, मतलब समझ में आएगा अच्छे से। क्यों आएगा, क्योंकि SHM जो है वो वेव का रास्ता खोलता है। SHM समझ में आ जाएगा तो वेव मोशन समझ में आ जाएगा, और अल्टरनेटिंग करंट में भी वेव बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ही, और ये वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स मतलब हमको स्टडी करना है किसका, लाइट का। कैसा, वेव के फॉर्म में। लाइट का स्ट्रेट लाइन मोशन में भी हम लोग स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं या रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, लेकिन वेव में ये काम आएगा। ठीक है, ये सारे, तो इसलिए सोचिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, सबसे पहला पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, फिजिकल क्वांटिटी, कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। सबसे फंडामेंटल चीज SHM क्यों कहते हैं, क्या उसका रोल है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। बस हम लोग अभी इस पे स्टार्ट से चल रहे हैं, तब आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन जब आएगा कुछ देर के बाद, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी बताएंगे तो उतना बढ़िया क्लियर नहीं होगा। तो अभी आप समझिए कि टाइम पीरियड के बारे में कहा जाए तो मान लीजिए सबसे पहले कि कोई पार्टिकल है, वो एक सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल है। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया उसका, और ये पार्टिकल, सपोज करें कि ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है।
इनिशियल पॉइंट को हम मान रहे हैं ए, और इनिशियल पॉइंट ए है तो वो कितने टाइम पे t बराबर 0 पे होगा, होगा ना। और इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हुआ वो फिर से ए पॉइंट पे पहुंचा, और ए पॉइंट पे पहुंचने में टाइम इस बार 10 सेकेंड लगा। ठीक है, लेट मान लेते हैं। खासियत क्या है, सर्कुलर पाथ पे घुमा, और ये जो रेडियस है इसका, इसको हम आर मान रहे हैं, सेंटर पॉइंट को ओ मान रहे हैं। ठीक है, तो पार्टिकल मान के चलेंगे हम बॉडी को। तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन किया और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लिया, अगेन फिर से वो मूव किया और फिर वो टाइम t बराबर 10 सेकेंड लिया। तो चूंकि ये टाइम 10 सेकेंड फिक्स है और उस फिक्स टाइम इंटरवल में फिर से वो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, हो रहा है कि नहीं ऐसा। तो कहने का मतलब ए पॉइंट से चला और इस सर्कुलर पाथ पर घूमता हुआ फिर से अपने फाइनल पोजीशन, वही है जो उसका इनिशियल पोजीशन है, जिस केस में हम लोग टेंजेंशियल या लीनियर डिस्प्लेसमेंट या सिंपली डिस्प्लेसमेंट क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो यदि इसके बाद यहां पहुंचा तो उसको टाइम जो लगा वो फिर से 10 सेकेंड लगा। तो ये 10 सेकेंड जो है, 10 सेकेंड उसका टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, टाइम कंज्यूम बाय द बॉडी और टाइम कवर्ड यूज्ड बाय द बॉडी टू रिपीट इट्स मोशन। अपने किसी भी मोशन को रिपीट करने में वो जितना टाइम लेता है उस टाइम को ही उसका टाइम पीरियड कहते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद वो मोशन को रिपीट कर रहा है। ठीक है, जैसे ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट से होता हुआ फिर से वो ए पॉइंट पे आया तो उसको 10 सेकंड लगा, फिर अगली बार भी गया 10 सेकंड लगा। तो वो चूंकि एक फिक्स टाइम के बाद अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, ए से चला तो फिर यहां पर फिर से एक फिक्स टाइम के बाद पाथ को रिपीट कर रहा है, तो वो मोशन को हम क्या बोलेंगे, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। ये टाइम पीरियड हुआ, इसको कहेंगे द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिपीट इट्स मोशन। अपने मोशन को रिपीट करने के लिए जो टाइम यूज करेगा बॉडी, उसी को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो इसके लिए ये टी जो हुआ 10 सेकेंड हम जो माने हैं वो कितना हो गया, ये टी जो हम माने थे 10 सेकेंड, यही उसका टाइम पीरियड हो गया। हो सकता है किसी दूसरे बॉडी का 20 सेकेंड हो, किसी तीसरे बॉडी का 100 सेकेंड हो। ठीक है, ये बता रहा है कि टाइम पीरियड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कितना समय लेता है अपने पाथ को रिपीट करने के लिए। तो यहां से तो पाथ रिपीट नहीं हो रहा है, बी तक भी रिपीट नहीं हुआ, यहां तक भी रिपीट नहीं हुआ, यहां पहुंच गया तभी तक रिपीट नहीं हुआ, लेकिन जैसे इसके आगे बढ़ेगा तो पाथ रिपीट होगा। समझ गए, तो वो टाइम को हम टाइम पीरियड बोलेंगे। और खासियत क्या है, इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाते हैं, यदि टाइम पीरियड ज्यादा है इसका मतलब पार्टिकल का स्पीड कम है या ज्यादा है, कम, सेम रेडियस के लिए। ठीक है, इसका मतलब पार्टिकल टाइम ज्यादा ले रहा है और स्पीड कम है उसका। ठीक है, अब ये टाइम पीरियड हुआ, इसी से एक रिलेशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग एफ से भी डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, ये यूज होंगे आगे बहुत सारे जगह पर, और अभी जितना सिंपल लग रहा है आगे कॉम्प्लिकेट कर देगा इसको, यदि अभी नहीं समझ में आएगा तो फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग एफ से भी डिनोट करते हैं, और न्यू, ये ग्रीक वर्ड है न्यू। ठीक है, इससे भी डिनोट करते हैं और एफ से भी डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी कहता है कि पार्टिकल एक फिक्स टाइम के बाद अपने पाथ को रिपीट करता है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। हमको उस टाइम पीरियड से मतलब नहीं है कि कितने टाइम में एक रेवोल्यूशन करता है वो। तो फ्रीक्वेंसी क्या कहता है कि हमको इस बात से मतलब नहीं है कि वो पार्टिकल एक रेवोल्यूशन करने में कितना समय लेता है। फ्रीक्वेंसी को मतलब इस बात से है कि एक सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन करता है। समझ पाए बात को, मान लीजिए एक रेवोल्यूशन करने में लगा 10 सेकेंड, तो अब फ्रीक्वेंसी ये कहता है कि आपने 10 सेकेंड लगाया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक रेवोल्यूशन करने में आपने 10 सेकेंड लगाया, तो एक सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन किया, उससे मतलब है। तो उसको हम निकाल के बताते हैं।
number of revolution or repeating path by the body in 1 second. समझ पाए इस बात को? 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन और एक रेवोल्यूशन में टाइम, मतलब एक रेवोल्यूशन में कितना सेकंड लगा और 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन हुआ, समझे? तो यदि हमको एक रेवोल्यूशन को प्रायोरिटी देना है, एक रेवोल्यूशन को प्रायोरिटी देना है, तो हम बात करेंगे टाइम पीरियड का, और यदि हमको 1 सेकंड को प्रायोरिटी देना है तो हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, इसीलिए इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एफ और न्यू इज इक्वल टू 1/t। जैसे आपसे पूछ दिया कि आप एक रेवोल्यूशन करने में 10 सेकंड लगा, तो 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन होगा? तो आप कह सकते हैं कि 1 रेवोल्यूशन, जैसे 10 सेकंड कंज्यूम टू टेक 1 रेवोल्यूशन, कह सकते हैं ना? तो 1 सेकेंड कंज्यूम टू टेक 1/, ठीक है, और यही क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी। समझ पाए? इसीलिए उनके बीच का रिलेशन रेसिप्रोकल है। तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आर हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इस पर कि हम क्या लेके चल रहे हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है उसको सेकंड हम लेके चलते हैं। तो सेकंड हो गया, और फ्रीक्वेंसी है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर सेकंड होगा, पर सेकंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समझ पाए? और हर्ट्ज जो है वो वेव का रास्ता खोलता है, मतलब जहां आप हर्ट्ज की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं इसका मतलब रिपीटेड मोशन हो रहा है, वहीं से वेव जनरेट होगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिक फंडामेंटल पे आए कि यदि कोई पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट करने के लिए जो समय लेता है उस समय को टाइम पीरियड बोलते हैं, और वो टाइम पीरियड कुछ भी हो, यदि 1 सेकेंड में जितना रेवोल्यूशन होगा उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड के जस्ट रेसिप्रोकल होगा, इसका मतलब टाइम पीरियड जितना होगा उसको उल्टा करेंगे, 1/, टाइम पीरियड ही हमको फ्रीक्वेंसी देगा, इसलिए इसका यूनिट क्या है, पर सेकेंड, और उसी को स्टैंडर्ड में हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। समझ पाए? अब एक मेरा छोटा सा समझदारी वाला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लेवल हाई है। ठीक है, जिनको आता है समझ में आएगा वो हमको हाथ खड़ा करके सिर्फ बताइएगा, हम पूछ लेंगे। मान लीजिए सपोज करें कि पार्टिकल यहां से यहां गया, ठीक है, तो ए से पूरा ए जाने में तो टी लगा, यहां से ए पॉइंट से मान लीजिए कि पी पॉइंट जाने में उसको टाइम टी लगा, स्मॉल टी। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है ये एक्स है मान लीजिए। ठीक, तो एक्स जाने में टाइम टी लगा, तो क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिखना ठीक है? वेयर, और समझदारी के लिए बता दें, वेयर टी इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल टी। हाथ उठा के जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको लगता है कि हमको पता है तो हाथ उठाइएगा, और लगता है कि नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये समझ पा रहे हैं, ये समझ पाए, स्मॉल टी कैन बी इक्वल टू 0 और कैन बी इक्वल टू कैपिटल टी। ये डिपेंड करेगा कि स्मॉल टी कहां से कहां वेरी किया। जैसे ये 10 सेकेंड जो आया वो 0 से चला होगा पहले पार्टिकल,
और बढ़ते बढ़ता कहां तक जाएगा, 10 सेकंड तक, क्योंकि 10 सेकंड के बाद फिर जीरो होगा वो। इसलिए टी का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, टी के बराबर, उससे छोटा तो हो ही सकता है, और टी का वैल्यू मिनिमम कितना हो सकता है, जीरो। टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता। इसलिए ये एक्सप्रेशन समझ में आया। इसके करस्पॉन्डिंग इसको ध्यान से देखिए और बताइए मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। यदि सही लिखा है तो कैसे लिख दिया ये। हाँ, वेरी गुड। यहां टी बराबर जीरो, यहां से एक्स पोजीशन पहुंचा, कितना टाइम लगा, टी। टी मान लीजिए 4 सेकंड है, ठीक है। तो 4 सेकंड में पार्टिकल जहां होगा 14 सेकंड में भी वही होगा। समझे, क्योंकि 0 सेकंड पे जहां होगा 10 सेकंड के बाद भी वही होगा। समझ पाए, इस टाइप के लॉजिक्स डेवलप करने हैं। ये डेवलप हो गया तो मजा आ जाएगा फिर आपको। समझ गए। तो इसका मतलब मान लीजिए कि ए से पी जाने में हमको मान लीजिए 3 सेकंड लगा। टाइम पीरियड तो हमको पता है कितना है, 10 सेकंड है। तो 3 सेकंड में पार्टिकल जिस पोजीशन पे होगा 13 सेकंड में भी वही होगा। मान लीजिए कि टाइम पीरियड चेंज हो गया, टाइम पीरियड मान लीजिए 20 सेकंड है, तो 5 सेकंड पे पार्टिकल जहां है वो अगले 25 सेकंड पे भी वही होगा। समझ गए। और यदि टी बराबर जीरो पे पार्टिकल जहां है, क्या 2t टाइम पर, 2 कैपिटल टी टाइम पर, मेरा सवाल यह है कि t बराबर जीरो पे पार्टिकल जहां है तो t बराबर 2t पर वही होगा या नहीं होगा, होगा। ये कंडीशन भी सही है। तो t बराबर जो जीरो पर कुछ भी है, मान लेते हैं कि वो 2 मीटर पे है, तो यहां भी 2 मीटर पे होगा, होगा। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, ये आगे बहुत हेल्प करेगा आपको। समझ गए। तो अभी तक में हम लोग ने क्या क्या समझा। हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, एक ये और एक ये। समझ गए। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे जिसमें ऑसिलेशंस होंगे, ठीक है। इसके बाद, इतना लिखने के बाद हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक मोशन पर, ठीक है। हम लोग अभी पढ़े टाइम पीरियड, अब बात करेंगे पीरियोडिक मोशन पर। इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए बढ़िया से सीक्वेंस में। चलिए देखिए यहां पर टी कैपिटल टी है, मान लेते हैं लेट कितना सेकंड माने थे, 10 सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आप समझिए एक चीज, एक रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड यानी टाइम पीरियड, ठीक। तो यदि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन कैपिटल टी, यानी कि एक टाइम पीरियड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई होगा, इज इक्वल टू 2 पाई। तो एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, कोई अलग चीज नहीं है। एंगुलर स्पीड बोलिए या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इससे पहले ये जो फ्रीक्वेंसी है ये लीनियर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है। आगे खुद समझ में आ जाएगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो यहां ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं क्या, यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। इसको ध्यान में रखना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आगे बहुत हेल्प करेगा। समझ गए, ठीक है। अब चूंकि हमको पता है सिंस एफ और न्यू इज इक्वल टू क्या है, 1/t, है ना। तो ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर लीनियर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन है ये,
समझ पाए? ये किसकी किसके बीच का रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी। समझ गए? ठीक है, ये दो चीज को, ये दो फॉर्मूला को हमको ध्यान में रखना है। अब इसी से बना है हमारा टेंजेंशियल स्पीड। टेंजेंशियल स्पीड और लीनियर स्पीड क्या होता है? V इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो आर कैपिटल आर है यहां, तो कैपिटल आर ओमेगा होगा ना। ठीक, तो यहां लिखेंगे क्या? 2 पाई आर बाई टी बराबर 2 पाई आर न्यू। ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो ये वहां पर जो हम निकाले थे, और उसके बाद ये पहला इक्वेशन हो गया, दैट इज सेकेंड, दैट इज थर्ड, उसको थर्ड मान लीजिए, और ये 4 नंबर। समझ गए हो? कोई दिक्कत रहा हो तो बोलिए। कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या नहीं है? बस क्वेश्चन बनाएंगे तो और मजा आएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारे पैरामीटर्स रिलेट होंगे। ठीक है, समझ गए ना? और यदि इस पॉइंट पर हम बात करें इस डायरेक्शन को, तो ये है v, जो कि टेंजेंशियल स्पीड है किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम पर? T टाइम पर। ठीक है, और जब ये पूरा घूम के आ जाएगा तो टाइम हो जाएगा कैपिटल T, और टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 पाई। इससे हम लोग एंगुलर स्पीड मान सकते हैं। क्योंकि ये फिक्स है, क्या T फिक्स है ना, ये चेंज नहीं करेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, मतलब ऑसिलेशन तो बहुत तरीके से होंगे, अभी हम तो ऑसिलेशन पे पहुंचे नहीं है, अभी तो हम पीरियोडिक मोशन पे भी नहीं पहुंचे हैं। अभी हम लोग इस बात पे पहुंचे हैं, इस शर्त पर है कि यदि पार्टिकल ए पॉइंट से घूमता हुआ फिर घूमता हुआ ए पॉइंट पे आएगा, तो वो एक फिक्स टाइम लेगा, और वो फिक्स टाइम को हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे। और वो फिक्स टाइम 10 सेकंड भी हो सकता है, 0.01 सेकंड भी हो सकता है। समझ गए? जैसे एक मोटर है, मोटर का जो उसका फैन है जो उस सांप से जुड़ा होता है, मान लीजिए 2500 आरपीएम होता है उसका। 2500 आरपीएम मतलब 25 रेवोल्यूशन वो हर मिनट में ले लेता है। तो 25 जो रेवोल्यूशन है उसको 2500 डिवाइड बाई 60 कर देंगे, तो हमको एक सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन लेता है वो पता चल जाएगा, हमको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा। समझ गए? तो यदि मान लीजिए सपोज करें कि 25 डिवाइड बाई 60 कुछ भी आता है, मान लीजिए 1000 आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक सेकेंड में वो 1000 रेवोल्यूशन ले लेता है। तो एक रेवोल्यूशन करने में उसको कितना टाइम लगेगा? वन बाई 1000 होगा, तो ये टाइम लगेगा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। समझ गए? अब आइए यहां पर, तो यहां पर इन ये टाइम फिक्स है, और 2 पाई तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिक्स है। ठीक है, तो ओमेगा फिक्स है क्या? कांस्टेंट होगा। यानी कि जब कभी भी हम बात करेंगे ऐसे मोशन का, बात को ध्यान ध्यान समझिए और इस पॉइंट को लिखिएगा भी, रिलेट करिएगा भी। जब हम कभी ऐसे मोशन की बात करेंगे जिस मोशन में पार्टिकल एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट करेगा, उस केस में पार्टिकल का एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगा। समझ गए इस बात को? तो एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो हम न्यू को यहां लाएंगे, दिस इंप्लाइज न्यू इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। तो ये भी क्या होगा? इसका मतलब पीरियोडिक मोशन, मतलब जब पार्टिकल का टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगा, तो उस समय उसका लीनियर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगा। समझ पाए इस बात को?
इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आते हैं पीरियोडिक मोशन में। चलिए, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एकदम रिलेट होगा आगे जाकर। अच्छा लग रहा है टॉपिक? मजा आ रहा है? मन कर रहा है 3 घंटा और पढ़ें? पीरियोडिक मोशन, हेडिंग दीजिए। पीरियोडिक मोशन हेडिंग दीजिए, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। स्टेटमेंट समझ रहे हैं? जितनी तरह के मोशन हैं, यदि उसमें पार्टिकल या बॉडी अपने पाथ को रिपीट कर रहा है एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, तो वो मोशन कैसा कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन। ये फिक्स्ड इंटरवल जरूर ध्यान में रखिएगा। यदि वो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है लेकिन फिक्स्ड इंटरवल के बाद नहीं कर रहा, तो वो पीरियोडिक मोशन नहीं कहलाएगा। समझ पाए? और फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में हम लोग बढ़ते हैं आगे, तब आपको और डिटेल समझ में अच्छे से आएगा। लिख लिए इसको? लिख लिए तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो भी कुछ नहीं, अभी हटाएंगे नहीं इसको। ध्यान से देखिए। अभी देखिए, इसके एग्जांपल्स ले रहे हैं ताकि आपको ये क्लैरिटी आए कि हाँ किस टाइप के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कह रहे हैं। तो पहला एग्जांपल आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते भी हैं। जैसे मान लीजिए एक रूफ है, ठीक, और उससे क्या कर रहे हैं हम, एक रस्सी से एक बॉब जिसका मास m है उसको हम हैंग किए। अब यहां से मान लीजिए कि थीटा एंगल, यहां पर ये थीटा एंगल पर डिस्प्लेस करके, ये पॉइंट O है, इस पॉइंट को M कह रहे हैं और इस पॉइंट को P। अब थीटा एंगल से उसको हम डिस्प्लेस करेंगे, तो अब थीटा एंगल पर डिस्प्लेस करके यहां से रिलीज करेंगे तो ऐसे आएगा। और यहां मान लीजिए इस पोजीशन पे वो आया, तो ये पोजीशन को Q मान लेते हैं और ये एंगल को फिर से थीटा मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो मान लीजिए सपोज करें P पॉइंट से O M होता हुआ Q पे गया, फिर रिटर्न बैक होकर के M होता हुआ P पे आ गया। तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, कौन सा फिक्स टाइम इंटरवल? तो P से M जाते हुए Q गया और फिर रिटर्न बैक होकर P पे आया, तो मान लीजिए 4 सेकंड लगे। तो 4 सेकंड बाद फिर से वो उसी पाथ को रिपीट कर रहा है। यहां आने के बाद फिर क्या करेगा, वो फिर से वो Q की तरफ जाएगा और फिर रिटर्न बैक होकर के आया, फिर 4 सेकंड लगा। तो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये बॉब अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। चूंकि टाइम पीरियड इसका फिक्स है, अब फिक्स टाइम को ही टाइम पीरियड कहेंगे, तो टाइम पीरियड इसका फिक्स है और एक पाथ को रिपीट कर रहा है, इसीलिए किसका एग्जांपल है ये? पीरियोडिक मोशन का। ठीक है, अभी छोटा सा एग्जांपल दूसरा और देखिए जो हम लोग डिस्कस भी किए हैं पहले। मान लीजिए सपोज करें कि एक ब्लॉक मास सिस्टम है, ठीक है,
और ये ब्लॉक है, ये पॉइंट को ओ पॉइंट कहिए, और इस ओ पॉइंट से यदि ब्लॉक को डिस्प्लेस किया गया इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन को हम पी पोजीशन बोल रहे हैं, और यहां से ये डिस्टेंस x बराबर a है, स्मॉल a। तो जब वहां पर ओ पॉइंट से पी पॉइंट पे डिस्प्लेस किया जाएगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, समझिए ध्यान से। ओ पॉइंट से पी पॉइंट पे डिस्प्लेस किया जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो जैसे यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगा, एम पॉइंट से पी पॉइंट पे उसको ले गए, ठीक है। तो यहां भी एम मान लीजिए, कंफ्यूजन नहीं लगे, एम पॉइंट मान लीजिए। तो एम पॉइंट पर कोई फोर्स तो नहीं लग रहा, ना वहां लग रहा है ना यहां लग रहा है। अब यहां से ब्लॉक को एक्सटर्नल फोर्स लगाकर डिस्प्लेस किए और कहां लाए, पी पॉइंट पे लाए। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ए। अब उसको यहां से रिलीज करेंगे तो वो रिटर्न बैक होगा, रिटर्न बैक होकर एम पॉइंट पे आएगा, रुकेगा तो नहीं और आगे जाएगा। सरफेस कैसा है, स्मूथ है। तो स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन की बात ही नहीं होगी, कोई उसको रोकेगा नहीं। अब यहां से वो फिर आगे डिस्प्लेस हो गया, मान लेते हैं इस पोजीशन पे वो आया, ठीक है। तो यहां पर जैसे ये स्मूथ सरफेस है, तो यहां पर मान लीजिए कि ये पोजीशन जो आया, ये पोजीशन भी x बराबर माइनस ए रखते हैं, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस ए रख लिए। अब आप ये समझिए कि ये पोजीशन भी उसका रुका हुआ पोजीशन तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो ये पोजीशन को हम बात कर रहे हैं क्यू का। तो अब क्या है कि यहां आने के बाद स्प्रिंग उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देगा, अब फिर वो एम से होता हुआ पी पॉइंट पे जाएगा, फिर अपने पाथ को रिपीट करेगा, होगा ऐसा। तो ऐसे सेम इसमें भी वही चीज हो रहा है कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, चूंकि सरफेस स्मूथ है, तो जितना यहां से इधर गया उतना ही रिटर्न बैक होकर एम से क्यू होगा। तो जितना डिस्प्लेसमेंट एम से पी है उतना ही डिस्प्लेसमेंट एम से क्यू का होगा, बस डायरेक्शन अलग है, ठीक है। तो यहां फिर अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, तो यहां पर पाथ को रिपीट कर रहा है, तो ये भी किसका एग्जांपल होगा, पीरियोडिक मोशन का होगा। तो पीरियोडिक मोशन का ये सेकंड एग्जांपल हो गया, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल तीसरा बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। थर्ड एग्जांपल बताते हैं, कभी आपने किया हो अपने डे टू डे लाइफ में तो बताइएगा, ठीक है। और नहीं किया हो तो ये बताइएगा कि क्या किया आज तक जीवन में, ठीक है। अपने जीवन में आज तक आपने क्या किया। ध्यान से देखिए, पानी का रंग कैसा होता है, कलरलेस होता है। मैच्योर बातें कर रहे हैं आप लोग आज। वो TIR के कारण लगता है। कौन किसको समझा रहा है, आपके बैच में कोई किसी को समझाता भी है क्या? देखो जीवन में इस मुकाम पे पहुंच गए हो कि अब ये गलती मत करो, ऐसा कोई बोलता है क्या है? ये ये उसको समझा रहा है, उसके बाद तो कोई है ही नहीं। अच्छा, अभी कैमरा ऑन है, बहुत कुछ बताना था, अभी बताएंगे बाद में। देखिए यहां पर मान लीजिए कि ये एक टब है, बड़ा सा टब है ना, वो नहीं होता है, आप खरीद सकते हैं वो वाटर वाल टब, इसमें सब छठ पूजा वगैरह भी कर लेते हैं, हाँ ठीक। उस टब में लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा रखा हुआ है ऐसे, तो इतना तो आप जरूर समझेंगे कि लकड़ी डूबेगा नहीं, ठीक है, ऊपर तैरेगा, होगा ऐसा। लकड़ी तैरता है, इतना गौर से मत देखिए, ठीक है। अब आप क्या किए, थोड़ा सा अब अपना बचपना को याद कीजिए, इसको ऐसे दबा दिए, दबाने का छोड़े, ऐसे से करता है, बस काम हो गया। तो वो ऑसिलेशन होगा, मतलब वो उसमें भी एक पीरियोडिक मोशन हम काउंट कर सकते हैं। जितना मान लीजिए मीन पोजीशन से नीचे गया, फिर ऊपर उठा, तो फिर अपने पाथ को फिर से रिपीट कर रहा है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो यहां भी पीरियोडिक मोशन हो सकता है कि नहीं, बोलिए। अरे हाँ ना, बोलते रहिए तब ना समझ में आएगा। आप जैसे मान लीजिए कवि सम्मेलन में गए हैं, कवि ने कवि सुनाया, कुछ कविता सुना दिया, अच्छा आप कुछ कही नहीं, हाँ ठीक है हो गया, ये तो हम समझ गए, आगे बढ़ो। अरे थोड़ा ताली बजाएगा तब ना उसको भी लगेगा कि हाँ,
क्या यहाँ बता रही यहाँ हा हा करते रहना है, कोई जरूरी नहीं कि ताली बजाए, यहाँ हा हा करते रहना है, ठीक है। अरे हंसना चलिए ठीक है। देखिए ये समझ में आया क्या हुआ? ओ पॉइंट का पाथ है ये। अब आप सोचेंगे ये क्या लिख दिया। ओ पॉइंट पहले नीचे गया, ठीक है, फिर ऊपर आया तो रुका नहीं, ऊपर चला गया, अब फिर नीचे आया। अच्छा इसी पे ड्रॉ नहीं कर देंगे ताकि दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा हम हल्का सा कष्ट दे रहे हैं और बहुत रिलेवेंट कष्ट दे रहे हैं, आप तुरंत समझ जाइएगा। रिलेवेंट कष्ट क्या होता है? कष्ट तो सुने थे, रिलेवेंट कष्ट क्या होता है? मतलब ऐसा कष्ट जो कि आपके लिए ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट ओ हो गया और ये पॉइंट मान लीजिए कि ए हो गया, इस पॉइंट को बी बोल दिए, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी बोल दिए ना। तो ओ से ए का दूरी जो होगा वो t/4 होगा। अब फिर ए से बी जाएगा t/4, अब बी से सी जाएगा t/4 और सी से डी आएगा t/4, टोटल हो गया t। अब आप टी कुछ भी मान लीजिए, सर हम मानेंगे 12 सेकेंड, मानिए। नहीं मेरा मन है 24 सेकेंड, मानिए, ठीक है। आप थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट करना चाहते हैं तो 10 सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। तो होगा मतलब इतना तय है कि यदि 12 सेकेंड माना तो 12/4 कितना हो गया? तो 3 सेकेंड ओ से ए जाने में लगेगा नीचे, अब फिर रिटर्न बैक होगा, अब फिर ऊपर जाएगा, अब फिर नीचे आएगा। तो 3 सेकंड नीचे आने में लगेगा। यदि मान लीजिए 24 सेकंड माना तो कितना सेकंड लगेगा? 6 सेकंड। तो पहले वाले से थोड़ा धीरे चलेगा प्रोसेस, टाइम तो उतना ही लगना है, बात समझ गए। वहां 12 लग रहा है, यहां 24 लगेगा, तो टाइम तो उसमें ज्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा, लेकिन उसी को डिवाइड करना है, 24 सेकंड को ही डिवाइड करना है 1/4 में, तभी तो वो नीचे जाएगा, तब ऊपर आएगा, फिर रिटर्न बैक होगा, तब ना अपने पाथ को रिपीट करेगा। मतलब ऐसा इमोशनल होकर नहीं कह देना है कि 24 सेकंड है तो हम यहाँ पर 10 सेकंड उसको कहां से ओ से ए जाने में लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो एग्जैक्टली 1/4 कर लेगा उसको, तभी तो वो अपने पाथ को रिपीट कर पाएगा और पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। समझ पाए इस बात को? ठीक, तो ये हो गया एक से एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, इतना आप जिद कर रहे हैं तो देखिए क्या फैन बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। नहीं सर यहां थोड़ा लकवा लगा हुआ है, ठीक है। अब मत घुस जाना सर, 128 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मान लीजिए ये विंग ए है और ये विंग बी है, ये विंग सी है। तो जब ए टर्न करके जब ए पे आएगा तो एक फिक्स टाइम इंटरवल होगा, ठीक है। और जहां फिर से एक फिक्स टाइम इंटरवल हो गया तो मोशन कैसा हो जाएगा? पीरियोडिक। समझ पाए? ये भी पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी हम लोग 3-4 एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत सारे और एग्जाम्पल भी हैं। जैसे आप साइकिल का पैडल आप लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो फिर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो वहां आ रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो आपका साइकिल यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ेगा। समझ पाए इस बात को? और यदि उसका टाइम पीरियड बढ़ गया तो स्पीड बढ़ गया। नहीं समझे? पहले 4 सेकंड लग रहा था एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, अब 2 सेकंड में एक रेवोल्यूशन हो रहा है तो स्पीड बढ़ गया। लेकिन उसमें भी 2 सेकंड में भी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ तो एक टाइम पीरियड फिक्स हुआ ना, उस टाइम पीरियड के लिए तो उसका मोशन मतलब यूनिफॉर्म होगा। और यदि 4 सेकंड लगेगा तो भी यूनिफॉर्म होगा लेकिन वो स्लो होगा, ठीक है। मेरी बात समझ गए? तो ये अलग अलग पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल हो गए जिसमें ये क्लियर है कि फिक्स टाइम इंटरवल के बाद पार्टिकल या फिर अपने पाथ को रिपीट करेगा, ठीक है। अब हमको इसमें एक चीज और जोड़ना है जो कि ऑसिलेटरी मोशन है।
ठीक है, इसको लिखने के बाद आप ऑसिलेटरी मोशन लिखिएगा। ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, यहां तक उतार लीजिए पहले, फिर ऑसिलेटरी मोशन में हम लोग आएंगे, अच्छे से उसको समझेंगे। पीरियोडिक मोशन यदि समझ में अच्छे से आ जाएगा तो ऑसिलेटरी मोशन भी आराम से समझ में आ जाएगा। पीरियोडिक मोशन से एक लेवल ऊपर है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन देखिए क्या होगा, when a particle moves to and fro, back and forth, to and fro, upward and downward, upward and downward, forward and backward, about a fixed mean position in fixed interval of time। अरे सब खुश है अपने आप में, उसको तुम कॉलर पर क्या समझा रही हो, कहीं नहीं जाएगी वो, तो बेचारी सीधी, उसको भी दम शब्द बचे हुए हैं, वो मुस्कुराती हुई तो तहजीब से, एक होता है हाँ 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 कर रहे हैं, नहीं एकदम तहजीब से, हाँ इतना ही एक्सपेंशन होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं, सब अपने में डिस्कशन कर रहा है, उसको देखो। सनी कुमार, आज ग्रुप लीड तुम कर रहे हो क्या? सेंटर आज वही है, तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिए। पार्टिकल मूव करेगा कैसे? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, फॉरवर्ड बैकवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, इस टाइप का मोशन होगा अबाउट अ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के बारे में हम पहले भी डिस्कस किए हैं आपसे, जब हम लोग कौन सा मोशन पढ़ रहे थे, कौन सी, ये इलास्टिक स्प्रिंग के बारे में पढ़ रहे थे, वहां भी मीन पोजीशन था। मीन पोजीशन उस पोजीशन को कहते हैं जहां पर बॉडी पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। यह यहां भी काम आएगा, ठीक है। तो मीन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ करेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड करेगा, या अपवर्ड डाउनवर्ड करेगा। तो मीन पोजीशन के अबाउट उसका रिपीटिशन होगा मोशन का, और एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट करेगा वो। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। अब इसमें खासियत क्या है ऑसिलेटरी मोशन का? एक और इंपॉर्टेंट खासियत है, ये समझ लेने के बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखिए, अभी 2 मिनट इसको, सेंटर पॉइंट ये हम फर्स्ट ए ले रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कैसा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? कुछ इस तरह का है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें मान लीजिए एक बॉल है, एक मान लीजिए कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई, उसको उल्टा कर दीजिए तो ऐसा बनेगा शेप, ठीक है।
उसके ऊपर हमने स्टील का एक बॉल रखा है, ठीक है, स्टील का बॉल रखा है, सेंटर पॉइंट ये है। तो ये पोजीशन जो है वो ओ पोजीशन है, और ये पोजीशन को हम मीन पोजीशन, अरे देखो यहां मीन पोजीशन कह रहे हैं, शॉर्ट में एमपी, ठीक है। तो मीन पोजीशन वहां जहां बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है भी, कैसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी लगेगा और वो बैलेंस होगा इनके नॉर्मल से, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो है बॉडी पर। अब क्या है यहां पर, यदि हम थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा भी हल्का से इसको, तो ये लौट कर अपने घर पर नहीं आएगा। इसीलिए ये कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है अभी क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, लेकिन अनस्टेबल है क्योंकि जैसे ही इसको हल्का सा या इधर हल्का सा थप्पड़ मारेंगे आप, वो लौट कर घर पे नहीं आएगा। समझ गए, ये ध्यान रखना है। अब आइए दूसरी बात करते हैं बी वाले में। बी बोलते हैं हम लोग नेचुरल, या फिर न्यूट्रल भी बोलते हैं इसको, न्यूट्रल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, फ्लैट सरफेस है, ठीक है, फ्लैट सरफेस है, एक बॉल को रखे हैं, मेटल बॉल है, ये उसका मीन पोजीशन, ओ पोजीशन को ही हम क्या बोल रहे हैं, मीन पोजीशन। अब इस केस में क्या है कि यदि हम बॉल को किधर भी ले जाएंगे, मान लीजिए हम पॉजिटिव एक्स में उसको फोर्स दें हल्का सा, तो पॉजिटिव एक्स में देंगे तो थोड़ा दूर जाकर रुक जाएगा, ना ही वो आगे जाएगा ना फिर रिटर्न बैक होगा, ठीक है, थोड़ा दूर जाकर के रुक जाएगा। इसमें क्या है कि रुकेगा ही नहीं। अब दोनों में अंतर समझ रहे हैं, ये भी मीन पोजीशन पे, ये भी मीन पोजीशन पे है क्योंकि दोनों पर फोर्सेस जीरो हैं मीन पोजीशन पे, लेकिन इसमें क्या है कि हल्का सा डिस्प्लेस करने पर वो रिटर्न बैक होगा ही नहीं और आगे अच्छे मोशन के साथ बढ़ जाएगा वो। लेकिन इसमें क्या है, फोर्स देने पर थोड़ा देर के बाद यहां रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि जितना इसका कांटेक्ट में था और जितना इसका इफेक्ट था वहां आके रुक गया। अब आगे ले जाने के लिए कोई फोर्स नहीं है, लेकिन इसमें आगे ले जाने के लिए फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ पाए बात को। तो ये हो गया कौन सा, नेचुरल या सॉरी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस यानी कि सी ले रहे हैं, हम इसको बोलेंगे स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे बोलेंगे, कढ़ाई को उल्टा कर दिया हमने, यहां से उल्टा जैसा होता है कढ़ाई, और यहां पर सपोज करें कि बॉल, वो मेटल बॉल यहां रखा हुआ, ठीक है। अब यहां से ये पोजीशन को ओ कह रहे हैं, मीन पोजीशन है ये। अब यहां की खासियत क्या है कि आप या तो उसको इधर डिस्प्लेस करिए या फिर पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कीजिए, वो रिटर्न बैक होकर कहां आएगा, तो ये जैसे ये है ना, ऐसे जाएगा तो ऐसे, समझ गए, वो अपने मीन पोजीशन पे आकर के लौट जाएगा। कहने का मतलब, इसको एक थप्पड़ मारिएगा, थोड़ा देर के लिए बुरा मानेगा और फिर रिटर्न बैक होके हाँ हम ठीक है, समझ गए। तो इससे देख लीजिए ये प्रॉपर्टी आप लोग में से किससे मिलती है, हाँ समझ पाए इस बात को। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि मीन पोजीशन के अबाउट ट्रू एंड फ्रो मोशन होगा, बैक एंड फोर्थ मोशन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगा। ऐसे मोशन को हम लोग जब भी कहेंगे तो ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, और ऑसिलेटरी मोशन किस में फॉलो होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा फॉलो। तो इसका मतलब यह भी है कि यदि कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तभी वो ऑसिलेटरी मोशन में होगा, ठीक है। तो हमें यह पढ़ना है, ये होगा ऑसिलेटरी मोशन का मोशन कंडीशन, समझ पाए। और खासियत क्या है, मीन पोजीशन पे बॉडी पर नेट फोर्स क्या होगा हमेशा, नेट फोर्स
जीरो। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एट मीन पोजीशन। संजना क्या हुआ तुमको, कष्ट है क्या? एट मीन पोजीशन नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, मीन पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो। अब यहां पर थोड़ा देर के लिए और बेहतर समझने के लिए आपको ये लगना चाहिए कि हाँ टीचर को ये पता है। आइए, ठीक है, बॉडी पे लगा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। ठीक, कांटेक्ट के कारण एक फोर्स लगा नॉर्मल। ठीक है, और mg का एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, होगा ना? ये होगा, ये एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा, और ये नॉर्मल से बैलेंस हो गया mg cos थीटा। एक नेट फोर्स mg sin थीटा सेंटर की तरफ लग गया, समझ गए? और जब सेंटर यहां पहुंचा तो थीटा कितना हो गया? जीरो हो गया। तो यहां पर थीटा जीरो हो गया, इसलिए mg sin जीरो हो गया, और इसीलिए उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा। लेकिन चूंकि मोशन मेंटेन रहा, फिर से वो इस पोजीशन पे आ गया, और यहां से नॉर्मल एक n लगा, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल इसको बैलेंस किया, ये होगा mg cos थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगा, ये एंगल थीटा होगा, और यहां से एक फोर्स फिर लगेगा जो mg sin थीटा का होगा। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, ये टुवर्ड्स द सेंटर, और ये जो फोर्स है ये भी टुवर्ड्स द सेंटर। ये दोनों ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं बॉडी को या पार्टिकल को फिर से मीन पोजीशन पे लाने के लिए। हम इसको स्टडी करेंगे। हमारे लिए जो पढ़ना है, जो स्टडी करना है, हम इसको स्टडी करेंगे। ये हमारे स्टडी में नहीं है, ना ही ये हमारे स्टडी में। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन यदि होगा तो किस कंडीशन को फॉलो करेंगे? ए बी सी, किसको फॉलो करेंगे? सी को। सी कंडीशन को फॉलो होगा। अब वहां पर हम एक चीज लिखेंगे कि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम ऑसिलेटरी मोशन विच फॉलो ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। बात समझ में आया? तो उसको, ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या क्या है? पार्टिकल एक फिक्स मीन पोजीशन होगा उसका, और उसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा, मतलब आगे पीछे मोशन करेगा, और फिक्स्ड इंटरवल पाथ में, फिक्स्ड इंटरवल टाइम में अपने पाथ को रिपीट भी करेगा। और कैसे कंडीशन को फॉलो करेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम को। ऑसिलेटरी मोशन ना इसमें फॉलो हो पाएगा, ना इसमें फॉलो हो पाएगा। ठीक है, इसमें पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे आएगा ही नहीं, यहां भी नहीं आएगा, इस कंडीशन में सिर्फ आएगा। तो ऑसिलेटरी मोशन तब कब होगा? जब स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉलो होगा। अब ये प्रश्न आता है कि यदि ऑसिलेटरी मोशन अब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है और स्टेबल इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है, तो ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में डिफरेंस क्या है? ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में डिफरेंस क्या है? हाँ हाँ, तो कौन सी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होंगे? ठीक है, सही जवाब। कौन से ऑसिलेटरी मोशन या फिर कौन सा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं कहलाएगा? देखिए, जितने भी मोशन है जिसमें एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट करेगा, वो सारा पीरियोडिक मोशन होगा। इसीलिए ऑसिलेटरी मोशन के जितने भी एग्जांपल हैं, सारे एग्जांपल पीरियोडिक मोशन के हैं। तो पीरियोडिक मोशन के कौन से एग्जांपल हैं जो ऑसिलेटरी मोशन को फॉलो नहीं कर रहा है? हाँ, क्योंकि वहां मीन पोजीशन नहीं है। तो ऐसा कोई भी मोशन जिसमें पार्टिकल का मीन पोजीशन नहीं है, या पार्टिकल उस मीन पोजीशन के बाद टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा, बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं कर रहा, फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन नहीं कर रहा है, या अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने फिक्स इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, तो वो सारे मोशन पीरियोडिक होंगे, लेकिन वो ऑसिलेटरी नहीं होंगे। समझ गए? रिकॉर्ड में भी आ गया है, इसको लिखा भी देते हैं, और फिर से यदि दिक्कत ना आएगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग को आगे जाकर, अब आगे जो स्टार्ट करना है, उसमें हमको सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन को ही फॉलो करना है। ठीक है, अभी डिफरेंस इसलिए समझना जरूरी था ताकि
बेस तो क्या है हमारा, पीरियोडिक मोशन ही है। पीरियोडिक मोशन क्या बताता है, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट करेगा, वो तो ऑसिलेटरी मोशन में भी होता है, इसीलिए उसको समझना जरूरी था। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन उससे 2 स्टेप और आगे है कि फिक्स्ड इंटरवल के बाद तो अपने पाथ को रिपीट करेगा ही, साथ साथ वो एक मीन पोजीशन के बाद टू एंड फ्रॉम मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा, तब हम कहेंगे कि वो पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन बन गया, और साथ ही साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉलो होगा। ठीक है, क्योंकि यहां भी मीन पोजीशन है और वहां पर भी है। समझ गए? इसको राइट डाउन कीजिए, फिर कुछ पॉइंट्स लिखाते हैं इसमें। पॉइंट्स लिखिए। हो गया, लिखिए। व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा। व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, when a body is displaced from a stable equilibrium, when a body is displaced from stable equilibrium position, when a body is displaced from a stable equilibrium position, then it perform then it perform oscillatory motion, then it perform oscillatory motion. If contact surface is, उसी में लिखिएगा, if contact surface is smooth, if contact surface is smooth। अगले पॉइंट में लिखिए, for oscillatory motion, for oscillatory motion, particle should have a fixed, for oscillatory motion particles should have a fixed mean position at which, particles should have a fixed mean position at which net force acting on the body, at which net force acting on the body or particle, net force acting on the body or particle will be zero, will be zero। अगले पॉइंट में लिखिए, कैन वी से, एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क करके दे दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। कैन वी से अ पीरियोडिक मोशन, sorry, can we say all periodic motion, can we say all periodic motions are oscillatory motion, can we say all periodic motions are oscillatory motions? एक डैश देख लिखिए, नो, नो। अगला क्वेश्चन लिखिए, कैन वी से, कैन वी से all oscillatory motion, can we say all oscillatory motion are periodic motion? ठीक है, उसके बाद डैश देख लिखिए, यस, और इसके नीचे कंडीशन एक लिख लीजिए, यस डैश देख लिखिए, यस, और उसके नीचे कंडीशन लिखिए, all oscillatory motions are periodic motion, all oscillatory motions are periodic motions when there is no loss of energy, all
oscillatory motions are periodic motions when there is no loss of energy during the motion. When there is no loss of energy during the motion. समझ पाए इस बात को? इसका मतलब है कि जो भी ऑसिलेटरी मोशंस हैं, सारे ऑसिलेटरी मोशंस पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि ड्यूरिंग इट्स मोशन एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए. एनर्जी का लॉस होने का सबसे मेन फैक्टर है फ्रिक्शन. यदि फ्रिक्शन नहीं है या एब्सेंट है तो सारे ऑसिलेटरी मोशंस जो होंगे वो पीरियोडिक मोशंस को फॉलो करेंगे. मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट करेंगे. ठीक है. लेकिन यदि फ्रिक्शन हुआ तो एनर्जी का लॉस होगा. उस केस में धीरे धीरे क्या होगा, सपोज करें इसमें फ्रिक्शन है, सब लोग ध्यान से देखिए, फ्रिक्शन है तो ये बॉल जब यहां जाएगा तो रिटर्न बैक होकर फिर जब यहां आएगा, अगली बार जब यहां जाएगा तो चूंकि फ्रिक्शन है तो उस हाइट पर पहुंच नहीं पाएगा, उससे पहले रिटर्न बैक हो जाएगा. तो उतना अपने पाथ को रिपीट नहीं कर पाया. पाथ रिपीट कब करता है, जब उस फिर से एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचकर फिर रिटर्न बैक होता. और यदि पाथ रिपीट नहीं कर पाएगा तो टाइम पीरियड में चेंजेस आ जाएगा. यहां से वहां जाकर रिटर्न बैक होना और इससे पहले ही रिटर्न बैक हो जाने में तो टाइम कम लगेगा ना, या फिर टाइम अलग अलग हो सकता है. उस केस में वो अपने पाथ को रिपीट तो कर रहा है, मतलब अपने पाथ को रिपीट भी नहीं कर पा रहा है, साथ साथ वो टाइम इंटरवल को भी फिक्स नहीं कर पा रहा है. समझ गए? क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है. इसके लिए ये ध्यान में रखना है कि सारे ऑसिलेटरी मोशंस पीरियोडिक मोशंस हो सकते हैं, कंडीशन एक ही है कि एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए. समझ गए इस बात को? चलिए आगे बढ़ते. एक पॉइंट और लिख लीजिए. अ पार्टिकल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन, a particle perform oscillatory motion about its mean position a particle perform oscillatory motion about its mean position when it is displaced by external source. When it is displaced by external source. When it is displaced by external source. क्योंकि उस समय तो एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स तो जीरो है, तो एक्सटर्नल सोर्स चाहिए उसको. समझ गए इस बात को? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट है तो बोलिए. मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए. कोई नहीं पूछ रहे हैं? क्या इतना बेहतरीन हम पढ़ाते हैं? ऐसा तो मुझे लगता नहीं है. क्वेश्चन पूछिए. चलिए आगे बढ़े. हाँ हाँ, जैसे पीरियोडिक मोशन में ये चीज हो सकता है कि जैसे आप ऐसा समझिए कि यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उस सर्कुलर मोशन पाथ पर मोशन करने के लिए वो या तो स्पीड स्लो भी कर सकता है या बढ़ा भी सकता है. लेकिन एक फिक्स इंटरवल के बाद जब वो कंप्लीट कर लेगा, यहां आ जाएगा, तो फिर तो वो अपने पाथ को रिपीट करेगा ना. लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में तो ऐसा नहीं हो सकता है. जैसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो या तो उसका स्पीड कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अपने पाथ को तो रिपीट करेगा ना, सर्कुलर पाथ को, वो तो छोड़ के नहीं जाएगा उसको. लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में क्या है कि अपने मीन पोजीशन से जितना हाइट पे था ऑब्जेक्ट, एनर्जी के लॉस होने के कारण वो उतना हाइट को फिर से अचीव नहीं कर पाएगा. समझ पाए? या फैन मान लीजिए, फैन जो है उसका एक विंग जो है, यदि एक विंग को काउंट करें तो एक फिक्स टाइम के बाद वो फिर 360 घूम करके आ गया. मान लीजिए कि उसमें फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है या फिर और कोई एनर्जी का लॉसेस हो रहा है, तो वो हो सकता है कि 4 सेकंड में पहले आ रहा था, अब 6 सेकंड में आएगा, लेकिन घूम के तो आएगा ही आएगा. ये रुक नहीं ना जाएगा, घूम के तो आएगा, स्पीड कम होगा या ज्यादा होगा. लेकिन यदि ऑसिलेटरी मोशन है और उसमें एनर्जी का लॉस हुआ है तो अपने एक्सट्रीम पॉइंट को वो अचीव नहीं कर पाएगा.
समझ गए? रिटर्न बैक हो सकता है पहले ही हो जाए, और धीरे 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 क्या करेगा, वो अपने मीन पोजीशन पे आकर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी का लॉस लगातार हो रहा है, तो वो मिनिमम एनर्जी स्टेट पे आना चाहेगा, और मिनिमम एनर्जी स्टेट कहां होगा? जहां वो मीन पोजीशन पे होगा। नहीं समझे? जैसे डैम्प वाइब्रेशन में क्या होता है? डैम्प वाइब्रेशन में जैसे मान लीजिए, सपोज करें कि एक, मान लीजिए कि स्प्रिंग है, ये यहां ब्लॉक है, ठीक है, यहां ब्लॉक है, और इसको क्या करेंगे, हम टब में, पानी के टब में डाल देते हैं, ठीक है, और इसको हम हल्का सा खींच कर रिलीज करते हैं, तो ऑसिलेट करेगा। तो पानी क्या करेगा, उसके मोशन को रोकेगा, एनर्जी का लॉस होगा उसका। तो पानी क्या करेगा, जब ये ऊपर जाएगा तो पानी नीचे फोर्स लगाएगा, और जब ये नीचे जा रहा होगा तो पानी ऊपर फोर्स लगाएगा। और जिससे क्या है कि इसका ऑसिलेशन जो मीन पोजीशन से, जब पानी नहीं था तो सिचुएशन कैसा था, ऐसा था, लेकिन जब पानी आ गया तो क्या सिचुएशन होगा? और अगला बार में और इस तरह से हो जाएगा, और उससे अगले बार में और घटता घटता क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए? इसी को डैम्प वाइब्रेशन भी कहते हैं, मतलब डैम्पिंग यूज कर रहे हैं हम, उसके ऑसिलेशंस को कम कर रहे हैं, मतलब मीन पोजीशन की तरफ ला रहे हैं उसको। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि ये फैन है और ये पानी में है, तो इसका एक विंग जो ऐसे घूम करके फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, स्पीड स्लो हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि वहां से पहले हट जाएगा। नहीं समझ पाए? देखिए यहां सेंटर पॉइंट ओ है ना, पार्टिकल ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, फिर घूम करके बी पॉइंट से होता हुआ सी पॉइंट से होता हुआ ए पे आया, था फिर ए पे तो आएगा ही आएगा, स्लो स्पीड से आएगा। यदि उसको एनर्जी का लॉस हुआ है, तो यहां पर मान लीजिए कि स्पीड उसका 20 मीटर पर सेकेंड था, टेंजेंशियल स्पीड, तो अगली बार जब यहां आएगा तो हो सकता है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो, लेकिन पाथ को तो रिपीट करेगा ही, जीरो हो सकता है। लेकिन हम पीरियोडिक मोशन ऐसा ले रहे हैं, मतलब ऐसी बात कर रहे हैं जहां पर कि उसका स्पीड जीरो नहीं हो गया, तब तो मोशन ही जीरो हो गया। हम बात कर रहे हैं मोशन हो रहा है, लेकिन एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो अपने पाथ को रिपीट तो कर पा रहा है वो, लेकिन वो टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है, है ना? समझ गए? और एक जगह पर मीन पोजीशन के बाद फिर से वो पाथ ही नहीं रिपीट कर पा रहा है। पाथ रिपीट मतलब ये फिर से ऊपर जा ही नहीं पा रहा है जितने पोजीशन पे जाना चाहिए उसको। यहां पाथ नहीं रिपीट कर पा रहा है, यहां पाथ रिपीट कर रहा है, टाइम यहां पर फिक्स नहीं है। समझ गए? अब हम तुलना क्या कर रहे हैं कि ऑसिलेटरी मोशन का पीरियोडिक मोशन से तुलना कर रहे हैं। तो पीरियोडिक मोशन में हम क्या ध्यान में रख रहे हैं? पीरियोडिक मोशन में ये ध्यान रख रहे हैं कि फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स टाइम इंटरवल में अपना पाथ को रिपीट कर रहा है। पीरियोडिक मोशन का कंडीशन ये हो गया। अब ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन के बराबर कब होगा? जब इसमें कोई लॉसेस नहीं होंगे, वो तो है ही पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कब नहीं होगा पीरियोडिक मोशन? जब ये आप इसमें लॉसेस होंगे। लॉसेस होंगे तो पीरियोडिक मोशन क्या कहता है, फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स अपने मोशन को रिपीट करेगा, लेकिन फिक्स टाइम इंटरवल में भी अपने मोशन को रिपीट ही नहीं कर पा रहा है। हमको ऑसिलेट पीरियोडिक मोशन में कोई चेंजेस नहीं करना ना, चेंजेस देखना है किसमें, ऑसिलेटरी मोशन में, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। और आप यहां कंपेयर फिर से कर रहे हैं, ये पीरियोडिक मोशन को ही कम कर दे रहे हैं। ठीक है? जब एनर्जी का लॉस होगा तो कोई वो पीरियोडिक मोशन भी नहीं रहेगा। कैसे पीरियोडिक मोशन रहेगा? पहले 20 मीटर पर सेकंड से घूमता हुआ यहां पहुंचा, अब घटते घटते उसका 10 मीटर होगा, तो लेट हो गया, टाइम ज्यादा लग गया, तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड चेंज हो गया उसका। समझ गए इस बात को? समझे जो कहना चाह रहे थे? नहीं? नहीं समझे? यहां शुरू से सिस्टम बना के रखा गया। आइए एक कंडीशंस देखते हैं। कंडीशंस फॉर ऑसिलेशंस नहीं,
चलिए हेडिंग दीजिए तो पैरामीटर्स फॉर ऑसिलेशन। क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग को देखने हैं इसमें, ध्यान से समझिएगा। हेडिंग दीजिए, और यही चीज हम आगे बार बार रिपीट करेंगे। बार बार मतलब अभी से 2-3 क्लास 4 क्लास लगातार यही रिपीट होगा, ठीक है। मेरे सर ने तो इसी पे पूरा पूरा ऑसिलेशन पढ़ा दिया हम लोग को। हो गया? सिचुएशन देखिए क्या है, एक रिजिड वॉल इधर है और ये ग्राउंड सरफेस है, इस पर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ध्यान से देखिए, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इसमें अभी स्प्रिंग जो है वो नेचुरल पोजीशन पे है, नेचुरल लेंथ है, ठीक है। और ये सॉरी यहां नहीं देकर के वहां देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है। ब्लॉक यहां पर है, अभी ये मीन पोजीशन है इसका, मीन पोजीशन मतलब एफ नेट क्या होगा यहां, एफ नेट किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इस ब्लॉक को आगे हम लोग एम मास का ब्लॉक है, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा करके इसको इधर हम खींच रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स लगा करके हम ओ पॉइंट से इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं और डिस्प्लेस करके यहां ला रहे हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन पे लाएंगे, इस पोजीशन को पी नाम दे रहे हैं हम, ठीक है। अब ये पी पॉइंट पर आकर के जब इस ब्लॉक को यहां से हम मान लेते हैं, ये एक्स दूरी है, यहां एक्स बराबर क्या होगा 0, और ये एक्स बराबर जो है वो प्लस ए है। ए मतलब हाँ, ओ पॉइंट से पी पॉइंट का जो दूरी है उसको हम बोल रहे हैं ए, समझे, ए बोल रहे हैं। और एक्स जो है वो इंटरमीडिएट पोजीशन है, कहने का मतलब कि एक्स कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू ए। समझ गए होंगे बात को, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो हम दे रहे हैं उसको अब यहां से रिलीज कर दे रहे हैं। रिलीज करेंगे तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, ओ की तरफ जाएगा ना, और ओ की तरफ जाएगा तो यहां रुकेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा। तो आगे बढ़ेगा तो सपोज मान लीजिए ये वो पोजीशन है, ये पोजीशन ले सकते हैं। लगभग आपको डिस्टेंस सेम दिख रहा है, सेम है या कुछ अलग है, सेम है। तो ये पोजीशन, इस पोजीशन को हम क्यू मान लेते हैं, ठीक है। और यहां पर ये जो एक्स है माइनस ए मानते हैं। माइनस ए इसलिए क्योंकि सारा डायमेंशन हम कहां से मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से। तो ये हमारा ऑल डायमेंशंस आर measured from मीन पोजीशन ओ, ठीक है। मीन पोजीशन से हम लोग मेजर कर रहे हैं ये सारा डायमेंशन। अब ध्यान से समझिए दो तीन पॉइंट को। तो यहां पर तो यहां से सारा डायमेंशन मेजर हो रहा है, तो एक्स भी यहां से मेजर होगा, ठीक है। अब इसको हमको यह समझना है कि ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मतलब इस पोजीशन पर पार्टिकल का पहला एक्स क्या है, माइनस ए है, ठीक है। यानी कि इसका पोजीशन जो है या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस ए, ठीक। और यहां से हम लोग इसको काउंट करेंगे, ये है पॉजिटिव एक्स है ये, और इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स, ठीक है। तो यहां एक्स बराबर ए माइनस ए हुआ, यहां एक्स बराबर प्लस ए। ये इधर का लेफ्ट का एक्सट्रीम पॉइंट है,
ये राइट का एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। तो यहां x बराबर a, और इस पॉइंट मान लीजिए इधर हम पहले ले लेते हैं, तो यहां x बराबर प्लस a होगा। अच्छा, इस पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एट पॉइंट p क्या होगा? 0 होगा, होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे बात करें तो यहां वेलोसिटी v मैक्स होगा, और इस पॉइंट पे बात करें वेलोसिटी एट q 0 होगा, ठीक है। इस पॉइंट पर एफ नेट 0 है, तो यहां एक्सेलरेशन नेट क्या होगा? यहां 0 होगा, होगा ना। इसका मतलब है कि dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0 होगा। और याद है मैक्सिमम मिनिमम में, इसीलिए dv अपॉन dt 0 आ गया, इसीलिए v यहां पर मैक्सिमम हो गया। यहां dv अपॉन dt 0 है, यहां v 0 है, समझ गए। अब आप एक चीज को समझिए, हम काउंट t बराबर 0 कब कर रहे हैं? t बराबर 0 हम कब कर रहे हैं? ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरली बुक में मेंशन नहीं किया जाता है। हमने क्या किया था इनिशियली? क्या किया था, ब्लॉक को पकड़ के खींच करके हम वो पी पॉइंट पे लाए, और यहां पर हम उसको रिलीज कर दिए, ठीक है। सरफेस स्मूथ है, तो जब यहां से रिलीज किए तो ब्लॉक यहां आकर रुकेगा नहीं, रिटर्न बैक होगा, और यहां होकर फिर यहां आएगा, तब हम t बराबर 0 मानेंगे, ठीक है। जब यहां आ गया तो t बराबर 0 मानेंगे। क्यों मानेंगे t बराबर 0 इस पोजीशन पे? क्योंकि जैसे ही इस पोजीशन पे आया बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, समझ गए। यहां पर नेट फोर्स 0 नहीं है, लेकिन इस पोजीशन पे नेट फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, ठीक है। तो जो भी फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पर स्प्रिंग के कारण लग रहा है, तो इस समय t बराबर 0 मानेंगे। कब मानेंगे? जब यहां से रिलीज करने के बाद वहां जाकर रिटर्न बैक यहां आएगा, तब t बराबर 0 मानेंगे। तो t बराबर 0 के जो माने हैं, इस पोजीशन पे ब्लॉक किधर जाएगा, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स में? पॉजिटिव एक्स में जाएगा, क्योंकि यहां से रिटर्न बैक होकर यहां आ गया है ना, तब t बराबर 0 माने, तो अब तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और ये सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस है, इसमें x निकला हुआ है हमारे पास, और हमको ये पता है, और यहां पर फोर्स पता है, यहां पर भी x पता हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका डायरेक्शन देख रहे हैं। इधर पार्टिकल का या ब्लॉक जो इधर जा रहा है उसका वेलोसिटी इधर है, ये वेलोसिटी उधर है। जब t बराबर t टाइम पर होगा, होगा ना, रिटर्न बैक होगा तो इस डायरेक्शन में रिटर्न बैक होगा, और जब यहां आएगा तो इस डायरेक्शन में, यहां पर एक्सट्रीम हुआ, फिर रिटर्न बैक हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब यदि हम किसी भी पोजीशन की बात करते हैं, मान लीजिए यहां पर एक पोजीशन की बात करते हैं, इस पोजीशन के पर ये पोजीशन मान लीजिए यहां से x बराबर a/2 पर है, ये पोजीशन, इस पोजीशन को हम नाम दे देते हैं, इसको पोजीशन को n नाम देते हैं। तो n पोजीशन पर पार्टिकल जब होगा तो उसके पास कितनी तरह के वेलोसिटी होंगे? n पोजीशन पे जब पार्टिकल होगा तो उसके पास दो तरह का वेलोसिटी होगा। एक जब इधर से आ रहा होगा, ठीक है, तो यहां मैक्सिमम है और यहां 0 है, ठीक है। O पॉइंट पर क्या है? मैक्सिमम, और P पॉइंट पे क्या है? 0। इसका मतलब है कि O पॉइंट से जब चला होगा तो स्पीड डिक्रीज किया होगा, डिक्रीज किया होगा ना। और स्पीड डिक्रीज करने का सबसे मेजर रीजन क्या है? कि जब O पॉइंट से P पॉइंट पे गया होगा तो कोई फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। इसका मतलब है एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, मतलब बॉडी का वेलोसिटी O से P है, तो एक्सेलरेशन P से O की तरफ लग रहा होगा। यानी कि बॉडी का वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स में लग रहा होगा, जिस कारण से इसका वेलोसिटी यहां पर डिक्रीज कर रहा होगा। अभी यहां पर यदि हम पता करना चाहें कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यहां एक्सेलरेशन मैक्स होगा, यहां पर फोर्स मैक्स होगा, ठीक। अब यहां आने के बाद जब वो रिटर्न बैक होगा तो यहां P पॉइंट से O पॉइंट, चूंकि O पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है?
मैक्सिमम है और पी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, इसका मतलब पी से ओ जाने में वेलोसिटी बढ़ा होगा या घटा होगा, बढ़ा होगा। ठीक, वेरी गुड। तो इधर जाने में वेलोसिटी बढ़ेगा, इधर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा और यहां वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। बात समझ पा रहे हैं? अब आ जाइए ओ पॉइंट से क्यू पॉइंट में। ओ पॉइंट से क्यू पॉइंट आने में यहां मैक्सिमम है और यहां जीरो है, तो वेलोसिटी घटा होगा। तो यहां पर वेलोसिटी घटने का रीजन क्या है, यानी कि पार्टिकल नेगेटिव एक्स में है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स में है। क्यों पॉजिटिव एक्स में है? क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होना नहीं चाहेगा, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और पार्टिकल का मोशन ओ पॉइंट से क्यू पॉइंट में पॉजिटिव एक्स में है या नेगेटिव एक्स में है, तो यानी कि एक्सेल वेलोसिटी है नेगेटिव एक्स में, एक्सेलरेशन लग रहा है पॉजिटिव एक्स में, तो स्पीड डाउन होगा, इसलिए डाउन हुआ। अब यदि क्यू पॉइंट पे जीरो है वेलोसिटी और हम ओ पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, यानी पार्टिकल क्यू से ओ जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी यहां इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ गए चार सिचुएशन? तो यदि हम इसको यहां पर देखें, इसको अब हम लोग एक रिलेट करके यहां रखेंगे और पूरे थ्रू आउट एसएचएम हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। यही आपको फॉलो भी करना है थ्रू आउट एसएचएम। ये पॉइंट क्यू होगा, ये पॉइंट ओ होगा, ये पॉइंट पी होगा, ये पॉइंट का एक्स बराबर प्लस ए होगा और ये एक्स बराबर जीरो होगा, ये एक्स बराबर माइनस ए होगा। यहां वी एट पॉइंट क्यू, वी एट पॉइंट क्यू जीरो मिलेगा, एक्सेलेरेशन एट पॉइंट क्यू मैक्सिमम मिलेगा। कितना होगा हम लोग आगे देखेंगे। यहां एफ नेट बराबर जीरो मिलेगा, ए नेट बराबर जीरो मिलेगा, वेलोसिटी एट पॉइंट ओ मैक्स मिलेगा और यहां वेलोसिटी एट पॉइंट पी बराबर जीरो मिलेगा, एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी मैक्स मिलेगा और फोर्स एट पॉइंट पी मैक्स मिलेगा। बात समझ पाए कुछ? तो अब आपको ये वाला जो सिस्टम है, इस सिस्टम से अब इसमें आना है। ठीक है, सेम सिस्टम वहां पर जो मास ब्लॉक है उसको हम एक छोटा सा पार्टिकल की तरह दिखा रहे हैं और इस पार्टिकल का मास वही है जो ब्लॉक का मास है। तो ये अरेंजमेंट से अब हम इस अरेंजमेंट में आ गए और आपको थ्रू आउट आगे की क्लासेस में हम लोग इसी अरेंजमेंट में होंगे, तो इस अरेंजमेंट से आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको पता है इसमें कि बॉडी का यदि मोशन हो रहा है इधर, तो यहां वेलोसिटी डिक्रीज करेगा और यदि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, मैंने डायरेक्शन मतलब इस मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। और इस डायरेक्शन में है तो v यहां डिक्रीज करेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो v इंक्रीज करेगा। किसी भी पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीम पॉइंट को छोड़ दीजिए, एक्सट्रीम पॉइंट को छोड़कर किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल के पास दो तरह का वेलोसिटी होगा। एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन? हाँ, एक्सट्रीम पॉइंट, पॉइंट क्या है ये, एक्सट्रीम एक्सट्रीम पॉइंट क्यू है ये, और ये एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, एक्सट्रीम पॉइंट पी है। ये दोनों पॉइंट को छोड़ करके सारे जगह पर पार्टिकल के पास दो तरह का वेलोसिटी होगा। ठीक है, और अलग अलग टाइम पे होगा। समझ गए? ठीक है, अब एक चीज इसमें और, यदि हम बात करें, ध्यान से भी रुक जाइए, देख लीजिए यहां पर, इसमें एक चीज को और हमको ध्यान रखना है कि ध्यान से समझिए, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ओ पॉइंट है। तो ओ पॉइंट से पार्टिकल चला किस पॉइंट पर, ये पॉइंट पी है और पी पॉइंट से फिर रिटर्न बैक होकर कहां आया, ओ पॉइंट पर, और ओ पॉइंट से फिर आगे कहां बढ़ा, क्यू पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पे गया, तो क्यू पॉइंट से फिर रिटर्न बैक होकर के, ये क्या हुआ, वन ऑसिलेशन हुआ। ठीक, और वन ऑसिलेशन हुआ, तो अब यहां पर नोटेशन दे रहे हैं, ध्यान से देखिए।
ओ, ओ डैश और ओ डबल डैश में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? ओ 0 टाइम पर है, ध्यान से देखिए, ओ डैश ठीक है, तो ओ से पी जाने में, टी ओ से पी जाने में टी बाई 4 लगेगा, टी पी से ओ डैश आने में टी बाई 4 लगेगा, टी ओ डैश से क्यू आने में आ टी बाई 4 लगेगा, और टी क्यू से ओ डबल डैश आने में, समझ पाए इस बात को, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, और यही मोशन का डायरेक्शन होगा। समझ पाए हैं इस बात को? ये बात एकदम क्लियर माइंड में आना चाहिए, ठीक है। और एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए यहां पर बॉडी का वेलोसिटी 0 होगा, फिर रिटर्न बैक होगा, और यहां पर मैक्सिमम मिलेगा। ओ पॉइंट टी बराबर 0 पे मिलेगा, ओ डैश टी बाई 2 पे मिलेगा। क्यों मिलेगा टी बाई 2 पर? क्योंकि ओ से पी जाने में टी बाई 4, पी से फिर ओ डैश आने में टी बाई 4, तो टोटल हो गया टी बाई 2। और सेम उतना ही टाइम ओ डैश से क्यू और क्यू से ओ डबल डैश आने में लगेगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। समझ गए? इसको बढ़िया से लिख लीजिए, अच्छे से ड्रॉ कीजिए।